नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। संसद में गतिरोध बरकरार, सरकार ने सोमवार को बुलाई सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस ने कहा इस्तीफे पर कार्रवाई के बिना बैठक भी मानी। गुरदासपुर आतंकी हमले पर गृह मंत्री का लोकसभा में बयान, कहा आतंकवाद को धर्म से जोड़ना गलत, सीमा पार से आतंकवाद के खिलाफ उठाए सभी जरूरी कदम। व्यापम घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई को निर्देश, 3 हफ्ते में सभी मामलों की जांच का जिम्मा संभालें, वकील नियुक्त करने के लिए 1.5 महीने का वक्त। एफटीजीआई के छात्रों को मिला राहुल गांधी का साथ, कहा पेशेवर संस्थानों में सरकार दे रही है बेवजह दखल, संसद में मुद्दा उठाने का दिया भरोसा। और पूर्वी तट पर चक्रवाती तूफान कोमेन हुआ कमजोर, पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत 5 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, गुजरात और राजस्थान में बाढ़ के हालात में सुधार। और आइए देखते हैं हमारी पहली खबर। चक्रवाती तूफान कोमेन के कमजोर होने के बावजूद पूर्वी राज्यों में भारी बारिश की आशंका बरकरार है। मौसम विभाग के पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत 5 राज्यों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लेकिन इस बीच गुजरात और राजस्थान में बाढ़ के हालात में अब सुधार हो रहा है। भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा कोमेन तूफान कमजोर पड़ गया है, लेकिन इसके असर से ओडिशा पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बांग्लादेश में पहुंचने के बाद कोमेन तूफान ने पश्चिम उत्तर का रुख कर लिया है। इसके चलते मिजोरम, त्रिपुरा और असम में अगले 2 दिन में भारी बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिन तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। There is a heavy rainfall warning for South Bengal districts. Comparatively, heavy to very heavy rain is expected over some of the districts, namely Murshidabad, Birbhum, Bardhaman, Bankura, Howrah, Hooghly and East and West Midnapur. This will continue for next 2 days. So the rainfall activity over Odisha next 24 hours will not be that much. We have predicted rainfall will be at many places with the heavy to very heavy rainfall for coastal districts and adjoining Moribund districts. But after 24 hours, the rainfall amount would increase. ओडिशा में 5 जिलों में भारी बारिश से करीब 4 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हैं। प्रशासन अलर्ट पर है और पीड़ितों तक राहत पहुंचाने का काम जारी है। उधर पश्चिमी राज्यों गुजरात, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। अहमदाबाद में पिछले 2 दिनों में 1,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम राहत के काम में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बाढ़ जिस तरीके से कुछ राज्यों में है और इसके अलावा कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका है, किस तरह की तैयारियां हैं और जहां पर राहत और बचाव का काम चल रहा है वहां पर इस वक्त क्या स्थिति चल रही है, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एनडीआरएफ के महानिदेशक ओपी सिंह साहब हैं। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कोमेन कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन उसके चलते कई राज्यों में खतरा अभी भी बरकरार है। अगले 24 घंटे मौसम विभाग के मुताबिक भारी बारिश की आशंका है। किस तरह की तैयारियां हैं इसे लेकर आप लोगों की? बिल्कुल सही कहा आपने, और जैसा कि आपने अपने न्यूज़ में भी बताया है, अभी गुजरात और राजस्थान की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन बाकी जगहों पे अभी भी भारी वर्षा की आशंका है। और अभी एनडीआरएफ की टीम पूरी सतर्क है, सजग है, और हमारी 17 टीमें जो हैं गुजरात में लगी हुई हैं, 8 टीमें हमारी राजस्थान में हैं, और वो बारिश में काफ़ी थमावट आई, थम गई है बारिशें। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पे भी जाना चाह रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहेगी, और जहां तक इनएक्सेसिबल जो जगहें हैं वहां पे हमारी एनडीआरएफ की टीम अभी भी अपने नावों के ज़रिए से राहत का काम कर रही है और लोगों को बचा रही है। अभी तक हम लोगों ने 1,500 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है।
जी सिंह साहब, बहुत ही अहम, क्योंकि एनडीआरएफ के पास हुक्मा है रेस्क्यू ऑपरेशंस के, अगर मैं लिहाज से कहूँ। लेकिन कई जगहों पर खबरें ऐसी मिल रही थी कि स्थानीय लेवल पर कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, लोग वहाँ से निकलने को तैयार नहीं थे कुछ जगहों पर। दूसरी कई, मैं कहूँ कि स्थानीय जो एक मैनेजमेंट है उसको लेकर दिक्कतें थी। क्या सबसे बड़ी दिक्कतें इस वक्त आपकी टीमें जो अलग अलग इलाकों में हैं उनके सामने पेश आ रही हैं? देखिए, फ्लड के समय में दिक्कतें आती हैं और इस तरह की दिक्कतों का हम सामना करते हैं। ये सही है कि गुजरात के कुछ हिस्सों में लोग नहीं आना चाह रहे हैं, इवैक्यूएट नहीं होना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोगों ने उनको इवैक्यूएट किया है, बहुत से लोगों को, और बहुत से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अब लोगों में ये है कि उन्हें फूड पैकेट्स और वाटर की कमी दिखलाई दे रही है, जिसके लिए राज्य सरकार हमेशा लगी हुई है और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी उसके लिए लगाए गए हैं। और जहां उन जगहों पर जहां पे केवल नाव से जाया जा सकता है, जहां ट्रैक्टर से या रोड्स नहीं जा पा रही हैं, वहां पे नाव से हमारे जवान जा रहे हैं और उनको फूड पैकेट्स और वाटर दे रहे हैं। तो इस तरह की समस्याएं आती हैं, चुनौतियां रहती हैं, लेकिन एनडीआरएफ के जवान उसमें पूरी तरह से लगे हुए हैं। और जिन इलाकों में भी जो कोमेन तूफान की बात हो रही थी, उसकी आशंका थी, वहाँ पर जो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, उसे लेकर भी कुछ खास तैयारियां आप लोगों की? जी हाँ, बिल्कुल। उन जगहों पर भी हमने अपने बटालियंस को अलर्ट किया है और हमारी कुछ टीमें वेस्ट बंगाल में लगी हुई हैं। हमारी पूरी बटालियन उड़ीसा में भी है, जो राज्य सरकार से निरंतर संपर्क में है और राज्य सरकार के रिक्वेस्ट पे जहां वो चाहेंगी वो उन टुकड़ियों को, उन टीमों को लगा सकती हैं। उसके अलावा आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, इन सभी इलाकों में भी हम सतर्कता बरते हुए हैं। हमारी बटालियन जो गुवाहाटी में है, उस बटालियन को हमने सतर्क कर रखा है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे भी ज़रूरत पड़े तो हम राज्य सरकार के रिक्वेस्ट को देखते हुए तुरंत अपनी एनडीआरएफ की टीम वहां लगा देंगे। तो नॉर्थ ईस्ट में हमारी पूरी तैयारी है, वेस्ट बंगाल में हमारी पूरी तैयारी है और उड़ीसा में हमारी पूरी तैयारी है। ये सही है कि कोमेन की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन जहां तक ये आशंका है कि बहुत भारी वर्षा की होने की संभावना है, उसके लिए एनडीआरएफ के जवान पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं और जहां जरूरत होगी वहां पहुंचेंगे। सिंह साहब, एक जो समस्या सामने आ रही है, कुछ जगहों से ऐसी खबरें आई थी, आप इसकी तस्दीक करेंगे कि गलत है या सही है, कि जो पर्वतीय राज्य हैं, सीमावर्ती राज्य हैं, जहां पर बाढ़ के हालात या फिर मैं कहूं कि भारी बारिश के बाद रेस्क्यू चलाने का काम होता है, वहां पर जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनकी संख्या बहुत कम या फिर नगण्य है वहां पर, जिसके चलते खासी दिक्कतें भी आती हैं। जबकि मैदानी इलाके के राज्यों की बात करूँ, वहाँ पर ऐसे NGOs की या फिर दूसरे संगठनों की संस्थाएँ ज़्यादा होती हैं। क्या वाकई इसमें सत्यता है? देखिए, ये तो सही है कि जहाँ पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी की कमी होती है और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन इस तरह की कोई सूचना हमारे पास नहीं आई है कि उन्हें किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम निरंतर राज्य सरकार से संपर्क बनाए हुए हैं और उन सभी राज्य सरकारों से हमने अपने कमांडेंट्स को, जैसे अभी तुरंत हमने हमारे कमांडेंट वहाँ चीफ सेक्रेटरी गुजरात की मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, हमारे DIG वहाँ पे लगे हुए हैं। तो हम सभी राज्य सरकारों से अपनी निरंतर संपर्कता बनाए हुए हैं और जहाँ ज़रूरत होती है हम तुरंत पहुँचने की कोशिश करते हैं। और NGO से भी हमारा, कुछ इंपॉर्टेंट NGO से भी हमारा संपर्क बना रहता है और ख़ासकर हमारी मौसम विभाग से, सेंट्रल वाटर कमीशन से, उन सबों से हमारी निरंतर संपर्कता बनी हुई है और जहाँ ज़रूरत होगी हम वहाँ पहुँचेंगे। एक आखिरी सवाल सिंह साहब, जिन इलाकों में इस वक्त बाढ़ के हालात हैं, आपकी टीमें काम कर रही हैं, कोई खास अपील आप करना चाहेंगे वहाँ के लोगों से? बिल्कुल, मैं चाहूँगा उन लोगों से अपील करना कि वो संयम बनाए रखें। मैं जानता हूं कि वो बहुत मुसीबत में होंगे, लेकिन हमारी एनडीआरएफ के जवान वहां लगे हुए हैं। राज्य सरकार भी पूरी तरह से सतर्क है और उनकी पूरी मदद की जा रही है और मदद की जाएगी। जहां पे भी ये भारी वर्षा के कारण इस तरह की आशंका है, वहां राहत सामग्री की, उनके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की, नावों का प्रबंध किया जाना, इन सबों से हम पूरी मुस्तैदी से निपट रहे हैं और उनको अपने संयम से काम रखना है। और जहां जरूरत होए उन्हें जो ट्रेनिंग दी जाती रही है, हम लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी एम्पावरमेंट प्रोग्राम जो करते हैं, उसमें हम मॉक ड्रिल में जो उन्हें बताते हैं कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, उन सबों को वो भली भांति याद रखें और उनको उनका पालन करें। और मैं समझता हूं कि अगर वो ये सब चीज़ देखेंगे तो वो अपनी ज़िंदगी को बचा पाएंगे, अपने जीवन की रक्षा कर पाएंगे और अपने लाइफ स्टॉक, अपने जानवरों को भी बचा पाएंगे। ये हमारी उनसे अपील रहेगी। सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका।
तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। पेरिस सम्मेलन की तैयारी, जलवायु परिवर्तन पर बहस जारी, ग्रीन हाउस गैसों में होगी कटौती, मंथन में जुटी दुनिया सारी। देखिए RSTV विशेष कार्बन कटौती, आज शाम 7:30 बजे। संसद में जारी गतिरोध को तोड़ने की कोशिश के तहत सोमवार को सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जब तक सरकार विपक्ष की मांग पर ठोस प्रस्ताव नहीं देती है, ऐसी किसी भी बैठक का कोई औचित्य नहीं। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष के विरोध के चलते संसद की कार्यवाही अब तक सुचारू रूप से नहीं चल पाई है। इसी के मद्देनजर सरकार ने कांग्रेस पार्टी को मनाने की एक और कोशिश करने का फैसला किया है और सोमवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि नियमों के तहत कांग्रेस पार्टी जो भी मुद्दा उठाना चाहे, सरकार उसके लिए तैयार है। Let me make it very clear, we are willing to walk an extra mile to meet the demands of the opposition so that the parliament can run in a bipartisan manner. And we have lived up to our words. लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जब तक सरकार उसकी मांगों पर कोई ठोस पहल का प्रस्ताव नहीं करती, ऐसी किसी बैठक का कोई मतलब नहीं है। कोई प्रस्तावना प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार की तरफ से आज के समय तक विपक्ष को नहीं दी गई। हमने आज भी जो बैठक है चेयरमैन की, उसमें स्पष्ट किया है कि सरकार पर निर्भर करता है सदन सुचारू रूप से चले और अपना कार्य करे। गुरुवार को लोकसभा स्पीकर की ओर से भी इसी कोशिश के तहत सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, लेकिन वो गतिरोध तोड़ने में नाकाम रही। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल व्यापम और ललित मोदी विवाद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। लेकिन सरकार की कोशिश है कि सत्र के बचे हुए समय में कम से कम GST बिल को पास करा लिया जाए। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद को किसी मजहब के साथ जोड़ना ठीक नहीं। गुरदासपुर आतंकी हमले पर बयान देते हुए गृह मंत्री ने कहा है कि सीमा पार से आतंकवाद को रोकने के लिए सरकार हर मुमकिन कदम उठा रही है। और इस दौरान गृह मंत्री ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों से आतंकवाद के मसले पर राजनीति न करने की अपील की। विपक्ष ने गृह मंत्री की इस टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से निकालने की मांग की। लोकसभा में गुरदासपुर आतंकी हमले पर बयान देते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद को किसी धर्म या जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। गृह मंत्री ने माना कि सुरक्षा बलों की सतर्कता के बावजूद सीमाई इलाकों में नदियों और नहरों में तेज बहाव की वजह से आतंकी भारतीय सीमा में घुसने में कामयाब रहे। आतंकवाद होता है। आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, कोई पंथ नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता है। लिखित बयान पढ़ने के बाद गृह मंत्री ने विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस पर आतंकवाद के मसले पर राजनीति करने का आरोप लगाया। अंत में अपील करना चाहता हूं अपने सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को कि आतंकवाद के सवाल पर हमें गंभीरता पूर्वक यहां पर चर्चा करनी चाहिए और इस आतंकवाद की चुनौती को पूरी ताकत के साथ हम कैसे इससे स्वीकार करें। 2 बजे कार्यवाही शुरू होने पर राजनाथ सिंह की टिप्पणी पर कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। विपक्ष ने गृह मंत्री की टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से निकालने की मांग की। You should not make political statement. You are making politics, and we don't tolerate that. Therefore, I request you. See, whatever extra he said,
Apart from the statement, it should be expunged. Now, when the House was totally united on the matter of rooting out terrorism from the country, this statement by the Home Minister was against the rule. विपक्षी दलों की आपत्ति पर सरकार का कहना था कि वो गुरदासपुर की आतंकी घटना के बारे में संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रणव गोस्वामी के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। व्यापम घोटाले और ललित मोदी विवाद पर विपक्ष के तीखे विरोध के बीच राज्यसभा की कार्यवाही आज भी नहीं चल सकी। मानसून सत्र का ये लगातार दूसरा हफ्ता है जो अवरोध की भेंट चढ़ गया। विपक्ष मंत्रियों के इस्तीफे की मांग पर कायम है तो सरकार ने इससे साफ इनकार कर दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध टूटने के फिलहाल कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे। मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में बीते कई दिनों से यही नजारा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस सहित विपक्षी दल व्यापम घोटाले और ललित मोदी विवाद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की मांग पर कायम है। कांग्रेस की ओर से कार्यस्थगन की नोटिस दी गई और प्रधानमंत्री से इन मुद्दों पर जवाब की मांग की गई। If the motion which you chair has referred to, then the motions have been clear that the Prime Minister responds to our demand for accountability and action. So it is the House. Executive has the accountability to the Parliament. मैं नरसिम्हा राव जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, मैं प्राइम मिनिस्टर में पार्लियामेंट्री अफेयर्स 5 साल उनके साथ रहा। उस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर का मुद्दा आया तो मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया कि विपक्ष की डिमांड है कि फॉरेन मिनिस्टर को रिजाइन देना चाहिए। कांग्रेस की ओर से चर्चा के लिए लगातार नोटिस दी गई है, लेकिन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पाई। सरकार ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। हमारे नेता ने कहा, हमने कहा, नकवी साहब ने कहा, हम बहस के लिए तैयार हैं। आज भी करें, अभी बहस करिए, हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन ये बात से भागते हैं। माननीय नेता विरोधी दल को भी, उनकी पार्टी को भी हम बार बार कह चुके हैं, आप जिस मुद्दे पर भी डिस्कशन चाहते हैं, डिबेट चाहते हैं, हम तैयार हैं। ये कहते हैं हम डिबेट नहीं करेंगे। सरकार और विपक्ष के बीच आरोपों के दौर के चलते सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई और अवरोध के बीच सिर्फ औपचारिक कामकाज ही निपटाया जा सका। प्रीति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले की जांच कर रही सीबीआई को सभी केस हाथ में लेने के लिए 24 अगस्त तक का वक्त दिया है। मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आज ये आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच पर सुनवाई एक बार फिर टल गई। अब 24 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को व्यापम मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि सभी मामलों की जांच हाथ में लेने में उसे कम से कम 3 हफ्ते का समय लगेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सभी 185 मामले हाथ में लेने के लिए 3 हफ्ते और मामले में वकीलों की नियुक्ति के लिए 6 हफ्ते का वक्त दे दिया। The counsel appearing for the CBI stated that they require 6 to 8 weeks time. However, the court said no, and they said that we'll give you 6 weeks time from the 9th of July. Thus, now the court has given them 3 weeks accordingly to take over all the 185 cases. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने स्टाफ की कमी का हवाला दिया। इसके बाद कोर्ट ने खाली पदों के बारे में सीबीआई से जानकारी मांगी। चीफ जस्टिस साहब ने डीओपीटी को भी बुलाया है 7 तारीख को, जिसमें एजी साहब को अपीयर करना है टू टेल अबाउट कि कितना टाइम लगेगा और कैसे वर्कफोर्स सीबीआई को प्रोवाइड होना होगा फॉर इन्वेस्टिगेटिंग दीज मैटर्स। सुप्रीम कोर्ट व्यापम घोटाले की जांच की निगरानी को लेकर 24 अगस्त को सुनवाई कर सकता है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से सारे केस संभालने और अदालतों में वकीलों की नियुक्ति में लगने वाले समय पर जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई को व्यापम मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। 2013 में मामले के सामने आने के बाद व्यापम मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई थी। बाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अप्रैल 2014 में एसआईटी बनाई थी। एसटीएफ ने व्यापम घोटाले में 55 मामले दर्ज किए थे। करोड़ों रुपए की व्यापम भर्ती और दाखिला गड़बड़ी मामले में पेशेवर, राजनेता और नौकरशाह समेत 2000 से ज्यादा लोग आरोपी हैं। रविंद्र सिंह शौराण, राज्यसभा टीवी। सीबीआई की विशेष अदालत ने आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और 7 दूसरे लोगों के खिलाफ कोल ब्लॉक आवंटन मामले में आरोप तय कर दिए। राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक आवंटन के इस मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि झारखंड सरकार और स्टील मंत्रालय सिफारिश न होने के बावजूद स्क्रीनिंग कमेटी में विनी लोहा और स्टील उद्योग को कोल ब्लॉक उन्होंने आवंटित किया।
इसके अलावा विशेष अदालत ने दूसरे मामले में सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट के आधार पर राज्यसभा सांसद विजय दर्डा, पूर्व कोयला सचिव HC गुप्ता के अलावा 5 लोगों को आरोपी के तौर पर समन भेजा है। FTTI के चेयरमैन पद पर गजेंद्र चौहान की नियुक्ति का विरोध कर रहे छात्रों को अब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का साथ मिला है। राहुल आज पुणे स्थित FTTI के परिसर पहुंचे और शैक्षणिक संस्थानों में सरकार की दखलंदाजी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी हमेशा औसत चीजों को बढ़ावा देती है। राहुल को यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध भी झेलना पड़ा। बीते लगभग 50 दिनों से हड़ताल पर बैठे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट्स के इन छात्रों के बीच राहुल गांधी की मौजूदगी ने उनके आंदोलन को और बल दे दिया है। पुणे पहुंचे राहुल गांधी ने इन छात्रों से बातचीत की और चेयरमैन के पद पर गजेंद्र चौहान की नियुक्ति विवाद के सहारे शैक्षणिक संस्थानों में सरकार की दखलंदाजी पर सवाल उठाए। जो भी विचारधारा उनको अच्छी नहीं लगती है उसको वो एंटी नेशनल कह देते हैं। अब ये बच्चे हैं, यहाँ पे फिल्म बना रहे हैं, इससे प्रो नेशनल बात क्या हो सकती है? इसको आप एंटी नेशनल कैसे कह सकते हो? क्योंकि यहाँ हमारे युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, इनको आप एंटी नेशनल कैसे कह सकते हो? पढ़ाई करना एंटी नेशनल है, फिल्म बनाना सीखना एंटी नेशनल है। FTI परिसर के बाहर राहुल गांधी को ABVP के कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ा। इस दौरान ABVP और NSUI कार्यकर्ताओं में नोकझोंक भी देखी गई। दरअसल FTI के ये छात्र चेयरमैन के पद पर गजेंद्र चौहान के साथ कुछ और नियुक्तियों का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि चेयरमैन के लिए और ज्यादा योग्य लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही FTI के कार्य प्रणाली और छात्रों की हड़ताल को भी गलत ठहराया है। मैं यही पूछना चाहता हूं कि अगर स्टूडेंट को, वहां के स्टूडेंट को अगर इनके अंदर कार्यकर्ता दिखता है गजेंद्र के अंदर, तो राहुल गांधी में कौन सा फिल्म मेकर दिख रहा है उनको? मैं यही पूछना चाहता हूं बस। इस बीच बीजेपी नेता और FTI के छात्र रह चुके शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मौका मिलने पर वो इस मसले का हल निकालने को तैयार हैं। लोगों ने राय दी थी कि अगर मान लीजिए क्या मैं ये इंटरिम में बन जाऊं, ऐसे तो नहीं बनना, पहले भी ऑफर आया था, मैं नहीं बना था। कुछ लोगों की चाहत है कि मैं इंटरिम तौर पे आ जाऊं और उसके बाद फिर सेलेक्ट कमेटी और सर्च कमेटी के ज़रिए जो राह निकले, कोई नया अपना ये आए, यहाँ पे नया चेयरमैन आए। लेकिन उसके पहले भी जब अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो चुका है तो इसको और मेसी तो नहीं कर सकते हैं ना। उसके पहले रास्ता निकलना होगा, सुगम रास्ता। FTI के छात्रों की इससे पहले सरकार से हुई बातचीत विफल रही थी, जिसके बाद उन्होंने राजनीतिक दलों और सिनेमा जगत से अपने आंदोलन में सहयोग मांगा था। इन छात्रों ने राहुल गांधी को भी व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर शिक्षण संस्थानों में केंद्र की दखलंदाजी रोकने की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रभात श्रीलंका की जहां आज एक चुनावी रैली के दौरान अनजान बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसमें एक महिला समेत 15 लोग घायल हो गए और श्रीलंका के वित्त मंत्री रवि करुणानायके ने कोलंबो के उपनगर कार्टाहेना में रैली की थी। वो भाषण देकर निकल ही रहे थे कि तब भी हमलावरों ने भीड़ पर गोलियां चला दी। वित्त मंत्री ने दावा किया कि बंदूकधारी उन्हें निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन वो बच गए। श्रीलंका में 17 अगस्त को संसद के लिए चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले ये हिंसा की पहली वारदात है। तो खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।